प्रेम और वात्सल्य हमारे जीवन का अंतरंग तत्व है। जैसे नदी हो और उसमें पानी का प्रवाह न हो तो नदी की कोई शोभा नहीं होती। वैसे ही जिसके जीवन में प्रेम का प्रवाह न हो उसका जीवन रसहीन होता है। अपने जीवन में सरसता और समरसता हम तभी उद्घाटित कर सकते हैं जब हमारे अंतरंग में प्रेम हो। कुरल काव्य में बहुत अच्छी बात लिखी, अस्तिहीनम यथा कीटम सूर्यो दहति तेजसा तथा दहति धर्मोपि धर्म शून्य निकीटकम प्रेम शून्य निकीटकम। जैसे अस्थि रहित जो कीड़े होते हैं सूर्य के तेज में भस्म हो जाते हैं, उसी तरह जिस मनुष्य का जीवन प्रेम शून्य है उसका जीवन भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। हमारे पास सब कुछ हो और प्रेम न हो तो बड़ा गड़बड़ होता है। आचार्य कुंद ने हमें उसी प्रेम और वात्सल्य की भावना को बरकरार रखने के लिए मार्गदर्शन देते हुए कहा, जो कुणदिवच्छलतम तिन्हम साहून मोक्षमगम्मी तिन्हे साहून मोक्षमगम्मी सो वच्छल भाव जुदो सम्मादिठी मुने यब्बो। जो तीन साधुओं के प्रति अर्थात आचार्य, उपाध्याय और साधु और मोक्ष मार्ग के प्रति वात्सल्य भाव प्रेम भाव रखता है, वही वात्सल्य भाव से युक्त सम्यक दृष्टि मानना चाहिए। हमें देखना है हमारे हृदय की स्थिति क्या है, धर्म के प्रति मेरे मन में कितना लगाव और धर्मी के प्रति मेरे मन में कितना लगाव। कदाचित आप सबका साधु जनों के प्रति तो लगाव और झुकाव होता है, उनके प्रति प्रेम ही नहीं श्रद्धा और भक्ति भी रहती है, लेकिन अपने साधर्मी के प्रति क्या स्थिति है, कभी इसकी और आपकी दृष्टि गई? अपने सगे संबंधियों के प्रति आपकी क्या दृष्टि है, इसके प्रति आपकी कभी दृष्टि गई? यदि उस तरफ हमारा ध्यान है तो समझना हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ा रहे हैं, और यदि उधर हमारी दृष्टि नहीं तो अभी हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। आज के युग में सबसे बड़ी यदि कमी है तो इन्हीं मूल्यों की कमी है। हम उस संस्कृति में पले बढ़े लोग हैं जहाँ से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरे विश्व में अनुगुंजित हुआ, जहाँ प्रेम, आत्मीयता, सद्भाव, परस्परता और बंधुत्व जैसे उदात्त जीवन मूल्यों को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, जहाँ सहजीवन की एक बड़ी अच्छी परिपाटी रही, आज वह सब कुछ विखंडित होती सी दिख रही है। उस तरफ किसी की दृष्टि नहीं और वो दिनों दिन क्षीण होते जा रही है। सबके बीच रहते हुए व्यक्ति अपने आप को एकाकी और टूटा हुआ अनाथ सा महसूस करता है। आखिर इसकी वजह क्या है? पहले तो लोगों के घर थोड़े एक दूसरे से दूर भी रहते थे, पर लोग एक दूसरे के पास रहते थे। आज सब एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, सबका एक ही पता है, लेकिन किसी को एक दूसरे का पता नहीं होता, कोई अता पता नहीं। आखिर इसकी वजह क्या है? आज प्रेम कम क्यों हो रहा है? चार बातें प्रेम के कमी के कारणों को रेखांकित करते हुए प्रेम की वृद्धि के आधार स्वरूप बताऊंगा। कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन,
कोऑर्डिनेशन और कंट्रीब्यूशन। इन 4 बातों को यदि व्यक्ति अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो कभी किसी के साथ प्रेम की कमी नहीं होगी। आज प्रेम की कमी का सबसे पहला कारण है कम्युनिकेशन गैप। एक दूसरे के साथ जिस तरीके का कम्युनिकेशन होना चाहिए वो कम्युनिकेशन आजकल देखने में बहुत कम मिलता है। संवादहीनता दिनों दिन बढ़ रही है। जहां संवाद है वहीं सद्भाव होगा, वहीं प्रेम होगा, और जहां संवाद खत्म वहां सब कुछ खत्म। आज लोग अपने अपने में इतने मगन हैं कि उनको दूसरों से कोई फुर्सत ही नहीं। आपस में लोगों की बातचीतें बहुत कम होती है। एक बार एक बहन जी मेरे पास आई, बोला महाराज जी हमें आपकी पिछी लेनी। बोले मेरी पिछी पता है, मेरी पिछी के लिए बहुत सारे नियम लेने पड़ते हैं और तुम्हारी अभी उम्र नहीं है। बोले महाराज जी आप उसकी चिंता मत करो, हम लोग तो 6-6 महीने एक दूसरे से बात ही नहीं करते। हम लोग 6-6 महीने एक दूसरे से बात ही नहीं होती। हमने कहा तब तो तुम्हें और भी नहीं मिलेगी, पहले बात करना तो सीखो। एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन गैप है ये हमारे लिए बहुत बड़ी सोचनीय बात है। ये कम्युनिकेशन गैप खत्म होना चाहिए, एक दूरियां मिटनी चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि आखिर वस्तु स्थिति क्या है। और इस कम्युनिकेशन गैप को बढ़ाने में कारण क्या है पता है? पहले लोग अपने साथ जीते थे, अपनों के साथ जीते थे। अब लोग अपने लिए जी नहीं पाते, अपनों के साथ जी नहीं पाते, औरों में उलझे रहते। तो अपनत्व का विस्तार कैसे होगा? औरों में किनसे उलझते हैं? आज सबसे ज्यादा अगर मनुष्य की संवादहीनता का कारण बना है तो सोशल मीडिया है। इन सोशल मीडिया में उलझे हुए लोग उन फालतू की बातों में अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं जिनसे कोई लेना देना नहीं है। या तो गेम खेलते रहेंगे, या फेसबुक चलाएंगे, या व्हाट्सएप चलाएंगे, या इंस्टाग्राम में होंगे, या ट्विटर में होंगे, और न जाने और क्या क्या और भी कुछ है होगा, है ना। अलग अलग अकाउंट में। एक व्यक्ति ने एक फोटो दिखाई मुझे। एक परिवार में एक सोफे पर 3 लोग बैठे थे और तीनों बैठे हैं, तीनों मोबाइल चला रहे हैं। आजू बाजू वालों को कोई खबर नहीं। ये क्या है? सोचनी बात है कि नहीं? कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप जहां होता है वहां कलह बढ़ता है, और जहां प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, संवाद जुड़ता है, वहां सद्भाव बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। आप देखिए, आपके जिनसे भी संबंध है, संपर्क है, आपका संबंध किस प्रकार का है? प्रायः अगर आपस में संवाद है, एक दूसरे के लिए हृदय में स्थान है, तो समझना वो हमारा संबंध है और हम केवल साथ हैं। हमारा आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं, हमारा एक दूसरे से कोई संवाद नहीं, एक दूसरे के लिए हृदय में कोई जगह नहीं, तो वो संपर्क है। संबंध और संपर्क, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। रिलेशन एंड कांटेक्ट एक सा नहीं होता। क्या अंतर है बताऊं? जहां हम फिजिकली मिलें और मेंटली ना मिलें वो कांटेक्ट है, और जहां हम फिजिकली मिले या ना मिले, मेंटली मिले रहें, समझ लेना वो रिलेशन है। उदाहरण देता हूं। दूध में पानी मिलाओ, पानी दूध में मिल जाता है, दूध पानी में मिल जाता है, दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, दो मिलकर एक हो जाते हैं, दो नहीं रहते। रोज का अनुभव है ना। और पानी को अगर तेल में यदि पानी मिलाओ तो क्या होता है?
तेल अलग रह जाता है, पानी अलग रह जाता है। दोनों एक साथ है पर एक नहीं है, और दूध और पानी एक साथ ही नहीं, एक भी है। इसलिए दूध और पानी की तरह संबंध होता है और तेल और पानी की तरह संपर्क होता है। एक साथ रहो और एक न रहो तो समझना केवल संपर्क है, और एक साथ रहते हुए एक हो जाओ, एक मेक हो जाओ तो समझना संबंध है। समझ गए? हलवाई दूध को तपा रहा था, दूध में उफान आया, इसलिए उफान आया कि पानी जल रहा था। पानी आया दूध के पास, कहा मुझे मिला लो, मेरा कोई मोल नहीं, तुम मिला लोगे, अपना लोगे तो मेरी भी कीमत बढ़ जाएगी। दूध ने कहा जाओ, हम दोनों साथ रहेंगे। और पानी दूध की बात मानकर दूध में आ गया और दूध ने उसका स्वागत किया, दोनों घुल मिल कर रहने लगे। हलवाई दूध को तपा रहा था, अचानक तपाया तो दूध को लगा, रे जिसको मैंने शरण दी उसे तपाया जा रहा है, ये ठीक नहीं होगा, ये आग मेरे साथी को तपा रही है, मैं इसे अभी बुझा के छोड़ूंगा। और दूध उबल गया, दूध में उफान आने लगा। हलवाई की दृष्टि पड़ी, एक चुल्लू पानी दूध में डाला, कहा मेरा साथी सुरक्षित है, दूध का उबाल ठंडा हो गया। दूध का उबाल ठंडा हो गया। एक दिन पानी तेल के पास गया और कहा भाई तुम्हारा बड़ा मोल है, मुझे कुछ पूछता नहीं, यदि मुझे थोड़ी जगह दे दोगे तो बड़ी कृपा होगी। तेल ने ऐठ कर कहा तेरी कोई कीमत, तेरी कोई औकात की मेरे पास है, रहेगा? बोले चल आना है तो आ, मेरे पैरों के नीचे रहना पड़ेगा। बोले पाँव के तले ही सही, जगह मिल जाएगी, उसी में मैं कृतार्थ होऊंगा। पानी तेल में आया, तेल ऐंठ के उसके सिर पर बैठ गया। पानी तेल में आया और तेल ऐंठ कर उसके सिर पर बैठ गया। फिर क्या था, दिया जलाया, पानी नीचे पड़ा रहा, तेल जल गया। दिया जलाया, पानी नीचे पड़ा रहा, तेल जल गया। बात केवल इतनी सी है समझने की। आप देखिए आपकी स्थिति कैसी है, दूध और पानी की तरह या तेल और पानी की तरह। अगर दूध और पानी की तरह है तो समझना जीवन सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहा है, और तेल और पानी की तरह है तो अभी हम नकारात्मक दिशा में हैं। संपर्क नहीं, संबंध होने चाहिए। एक साथ रहने में मजा नहीं है, एक मेक होकर रहने में मजा है। उसके लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। पहले लोग कितने भी व्यस्त रहते थे, बैठ करके आपस में गपशप किया करते थे। अब तो लोगों को समय ही नहीं, आए तो टीवी ऑन हो गया या मोबाइल ऑन हो गया। और अब तो पहले तो थोड़े बहुत खाते पीते वक्त भी दो चार बातें हो जाती थी। अब वो लोग सब्जी के साथ भोजन नहीं कर, रोटी नहीं खाते, मोबाइल के साथ खाते। उस समय भी उनको कुछ नहीं, सामने वाले ने क्या बनाया क्या परोसा कुछ नहीं, कुछ बोल रहे हूँ हाँ, या तो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे और खा रहे। आखिर इसकी जरूरत क्या है? पहला संवाद उनसे रखो जिनके तुम साथ हो, बाकी संवाद बाद में। अपना कम्युनिकेशन निज से बनाओ, और जिन्हें तुमने अपना बना रखा है उनसे बनाओ, फिर औरों से बनाओ, तब जीवन धन्य होगा। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो खुद के साथ भी खुद का संवाद नहीं, लोगों को इतना समय ही नहीं कि खुद से भी बात कर सके, औरों की बात तो जाने दीजिए। अपाधापी ऐसी होड़ कि मत पूछो, भागम भाग, समय नहीं है, सब व्यस्त है, काम भी नहीं है, फिर भी समय नहीं है, रत्ती भर काम नहीं है, क्षण भर की फुर्सत नहीं। कैसे सुबह से शाम होती है पता ही नहीं, जिंदगी तमाम हो जाती, किसी को कुछ आता ही पता नहीं। ये भागम भाग आखिर किस लिए? ऐसी आपाधापी आखिर क्यों कर? मनुष्य को यहां बहुत समझने की जरूरत है। क्यों? कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, और जब आप एक दूसरे के साथ अपना संवाद बनाए रखेंगे तो सुख दुख की बातें होगी, और यदि एक दूसरे के पीछे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो वो भी क्लियर होगी। गलत फहमी हमें एक दूसरे से दूर करती है और संवाद एक दूसरे के निकट लाता है। यदि किसी के प्रति तुम्हारे मन में कम्युनिकेशन गैप हुआ है, उसे पूरा करो, गैप मत रहने दो, खुल करके बातें करो, समझो, ये बहुत जरूरी है। आजकल घर परिवार में किसी को किसी से बात करने की फुर्सत नहीं। देखिए क्या स्थिति होती है। एक लड़की जो एक नॉन जैन लड़के के साथ विवाह करने के लिए उतारू हो गई। उसके पिताजी एक बड़े एडवोकेट थे, अपने शहर के लीडिंग प्रैक्टिशनर थे, बड़ा नाम था उनका।
वो उसको लेकर मेरे पास आए, काफ़ी समय बाद आए और मेरे पास आकर अपना वकीली तर्क देकर कहा कि महाराज जी, इससे पूछो कि एक लड़के के साल भर के प्यार के पीछे हमारे 20 साल के प्यार को क्यों भुला दी। साल भर के प्यार के पीछे हमारे 20 साल के प्यार को क्यों भुला दी। उस लड़की ने जो जवाब दिया वो हमें अंदर से हिला दिया। बोला महाराज जी, इनसे पूछो, ये जानते कहाँ प्यार क्या होता है। इनको ये प्यार की बात करते हैं, हमारे पापा के पास प्यार है कहाँ। इनको क्लाइंट और कोर्ट और अपनी सामाजिक बातों के अलावा इनके पास फुर्सत कहाँ है। इनको कभी ये लगा कि इनकी बेटियां भी हैं, इनके बेटे भी हैं, इनको टाइम कहाँ। महाराज जी कहने को ये कहते हैं पर इनको कभी टाइम नहीं। हफ्तों हो जाती, हम तो इनका चेहरा तक नहीं देख पाते, बातों की बात करते हैं। महाराज मैं बहुत आगे निकल चुकी, मुझे घर में प्यार नहीं मिला और जिसका प्यार मिला मैं उधर चले गई। बात सोचने की, हालांकि मैंने उसको अपने तरीके से समझाया, लेकिन ये एक बहुत गंभीर बात है। जब माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रॉपर समय नहीं देते, माँ बाप का अपने बच्चों से ठीक तरीके से संवाद नहीं जुड़ता, तो बच्चों का फिर कहीं और कनेक्शन जुड़ जाता है और वो बहुत खतरनाक बन जाता है। इसलिए प्रेम की नींव डाले रखना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन को प्रॉपर बना करके रखिए, उसमें कोई कमी मत होने दीजिए। आजकल तो क्या करे, हर किसी में कम्युनिकेशन गए, पति पत्नी में बातचीत नहीं, भाई भाई में बातचीत नहीं, पिता पुत्र में बातचीत नहीं, तो आखिर जीवन कैसे चलेगा। आप लोगों में क्या होती, पहले बकबक होती है फिर मौन हो जाते हैं, है ना। माने पहले झगड़ते हो फिर दूरी कर लेते हो। ये चीज ठीक नहीं है, ना बकबक हो ना मौन। सही संवाद अपने जीवन में बने रहना चाहिए और ठीक रीति से संवाद बनाकर रखेंगे तो वो हमारे जीवन की एक स्थायी उपलब्धि का आधार बनेगा और हमें उस तरफ तत्परता से लग जाना चाहिए। वही हमारे जीवनोत्कर्ष का आधार है। तो पहली बात कम्युनिकेशन, दूसरी बात कोऑर्डिनेशन, तालमेल, समन्वय, सामंजस्य। परिवार के 4 सदस्य, चारों में अगर आपस में कोऑर्डिनेशन है तो परिवार का स्वरूप कुछ और होगा। समाज में 100 लोग हैं और 100 लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन है तो उसका स्वरूप कुछ और होगा। और आपस में लोग रहें और कोऑर्डिनेशन ना हो तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कल हमने सितार का उदाहरण दिया था। सितार में 7 तार होते हैं, 7 तार अलग अलग होते हैं, लेकिन जब उन पर उंगली चढ़ाई जाती है तो वो सब संवेद स्वर छोड़ते हैं। क्यों? उनका इंटरनल कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन है। हर घर में हर व्यक्ति के अलग अलग विचार हैं, हो सकता है, लेकिन अच्छा विचार भिन्नता के बाद वैचारिक टकराव नहीं होना चाहिए। वैचारिक टकराव से बचने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। सब मिलजुल करके रहे, हिल मिल कर रहे, सबका एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन हो तो जीवन का मजा ही कुछ और होता है। एक सज्जन ने बताया, बोले महाराज जी परिवार में कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए। हमने देखा एक सज्जन के यहाँ अचानक बोले हम लोग आ गए और घूम घाम के आए, भटक गए थे, महाराज के दर्शन के निमित्त से निकले थे, लोकेशन मिली नहीं थी, सुबह से शाम तक भटके। हमारे साथ की बात बता रहा हूँ। और लोग आए और शाम को 5 बज गए, दिसंबर का महीना था, 5:30 पे अंधेरा हो जाता। अब वो लोग आए, हम लोगों के साथ चले और चलते चलते जय जयकार करते हुए पहुंच गए। एक छोटे से गांव में हम लोगों को रुकना था और रुकने का भी क्या कहानी था। हम लोगों को जहां जाना था वो 6 किलोमीटर दूर निकल गया। हम लोगों ने देखा 5 बज रहे हैं, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, अब पहुँच पाना संभव नहीं है, बीच जंगल में कहीं नहीं रह पाएंगे। लोगों ने कहा महाराज जी यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ 4 घर के लोग हैं, आप वहाँ चलें, वहाँ रात रुक लेते हैं, सवेरे निकल जाएंगे। हम लोग उस तरफ की तरफ रुक कर लिए। लोग आ गए, पूरी बस थी, विदिशा की बस थी, और आए सब हम लोग साथ जय जयकार करके चले गए।
हम लोग उस गांव में पहुंचे, लोगों ने स्वागत किया और देखा एक साथ 40-45 लोग आ गए हैं और शाम के भोजन की व्यवस्था करनी है, कैसे करें क्या। सब लोग इकट्ठे हो गए, आजू बाजू के जितने भी थे सारे सदस्य, एक ही परिवार के 4 घर थे, चारों घर के लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर फटाफट सब काम कर लिए और लोगों को 15 मिनट में भोजन करा दिया। 15 मिनट में भोजन करा दिया। उस समय हृदय मोहन जैन भी थे। उन्होंने मुझसे आके कहा, महाराज अगर विदिशा में भी इतने लोग अचानक आ जाते तो हो सकता हम इतनी जल्दी इनकी व्यवस्था नहीं कर पाते, पर महाराज क्या इन लोगों ने हमारा स्वागत किया, हम अभिभूत हो गए और सवेरे से महाराज कुछ खा पी भी नहीं पाए थे। कहने का तात्पर्य है, जब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होता है तो रूप ही कुछ और होता है, और कोऑर्डिनेशन का अभाव होता है तो मामला सब गड़बड़ हो जाता है। एक की बेटी की शादी थी, 4 भाइयों का परिवार था, चारों अलग अलग शहर में रहते थे, लेकिन चारों भाई अलग अलग शहर में रहने के बाद जिसकी बेटी की शादी थी, उसकी शादी के 1 महीने पहले किडनी में प्रॉब्लम आ गई। वो व्यक्ति काम करने में समर्थ नहीं था, लेकिन शादी ऐसी हुई जैसे किसी को पता ही नहीं। शेष 3 भाइयों ने कहा, भैया चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी नहीं हमारी बेटी, हमारे घर की बेटी है और अपने घर की पहली शादी है, इस शादी में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, और सब मिलजुल करके उसको ये स्वरूप दे दिए कि सामने वाले को कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। क्या ऐसा बना सकते हैं कि नहीं? आजकल प्राय लोग किसी वजह से दूर हो जाते हैं तो मन से भी दूर हो जाते हैं। मैं आपसे कहूंगा, आप फिजिकली एक दूसरे से दूर भले हो जाओ, पर भावनात्मक रूप से अपनी निकटता बनाए रखनी चाहिए। भावनात्मक निकटता कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, ये प्रयास हमेशा होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन बना करके चलो सब में, जिसमें जो हो वैसा करो, जिसके अंदर जो योग्यता है, जिसकी जैसी दृष्टि है, जिसके अंदर जैसी प्रतिभा है, जिसकी जैसी रुचि है, जिसकी जैसी क्षमता है, उसके अनुरूप वो काम करे, और दूसरा जहाँ उसकी कमी है उसकी पूर्ति कर दे, तो जीवन निखर जाता है। और लोग एक दूसरे के साथ खींचातानी करते हैं तो जीवन बिखर जाता है। हमें जीवन को निखारना है, बिखरने से बचाना है, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, और तीसरा है, क्या बोला था, कंट्रीब्यूशन। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रीब्यूशन, और क्या बोला, कॉम्बिनेशन बोला था मैंने, हाँ, कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, चौथी बात। तो एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द है, मैं तो जब चालू हो जाता हूं तो चालू हो जाता हूं, जो आपके भाग्य से निकल जाए। कोऑपरेशन, एक दूसरे को सहयोग, सहयोग में कभी कमी नहीं होना चाहिए। जहां जब जिसको जैसी जरूरत पड़े सहयोग दो। परिवार में यदि किसी को जरूरत है तो सहयोग के लिए खड़े रहो, समाज में यदि किसी को जरूरत है तो उसके लिए खड़े रहो, तब तुम कुछ अच्छा कर पाओगे। जहां सहयोग देने की परिपाटी होती है वहां सतत उन्नति होती है, और जहां सहयोग की परिपाटी नहीं होती उनका निश्चित पतन होता है। सहयोग देने की तत्परता अपने अंदर हुई है, हमें एक दूसरे का सहयोगी होना चाहिए। देखिए सहयोग का क्या असर होता है। एक सज्जन मेरे पास आए, सहयोग की भावना आप सुनकर के अभिभूत हो जाओगे। पति पत्नी दोनों आए, 48 वर्ष की उम्र थी पति की, 46 वर्ष की उम्र थी पत्नी की। दोनों ने आकर कहा, महाराज हम लोगों ने विचार किया है, हमें आप ब्रह्मचर्य व्रत दे दें, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत। दोनों लोग आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने की भावना लेकर आए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पर ये एकाएक ऐसी भावना क्यों हो गई? तो बताया उसके छोटे भाई की 42 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी। 42 वर्ष की उम्र में छोटे भाई की मृत्यु हो गई, और उसकी 39 वर्ष की जो बहू थी वो विडो होने के कारण उसने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। तो एक दिन धर्मपत्नी ने मुझसे कहा, महाराज जी
भाई धर्मपत्नी ने मुझसे कहा कि देखिए आज हमारी छोटी बहन अपने पति के अभाव में ब्रह्मचर्य ले रही हैं। वो 39 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य ले रहे हैं, आप 48 और हम 46 वर्ष के हो गए। हमें भी ब्रह्मचर्य ले करके उनका सहयोग करना चाहिए। महाराज आप ब्रह्मचर्य दीजिए, हम ब्रह्मचर्य व्रत लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। सहयोग की वृत्ति हमेशा बनाकर रखना चाहिए, ये भी एक दृष्टिकोण है। लोग तो अपने और अपनों तक ही सीमित रहते हैं, और उस व्यक्ति ने न केवल अपने छोटे भाई की बहू अपितु उनके बच्चों को भी इस तरीके से संभाला जो समाज में एक मिसाल है। सहयोग होना चाहिए, जहाँ सहयोग होता है वहाँ प्रेम अपने आप बनता है। एक व्यक्ति है मेरे संपर्क में, जिन दो भाई दोनों अलग अलग शहरों में रहते हैं। छोटा भाई का व्यापार थोड़ा कमज़ोर था, कमज़ोर क्या एक प्रकार से फेल्योर ही था, और बड़ा भाई जो अपने पैतृक निवास में रहता था उसका कारोबार बहुत बड़ा था। छोटे भाई की बेटी के संबंध की बात आई। सहयोग कैसा होना चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको। छोटे भाई की बेटी के संबंध की बात आई, बड़े भाई ने प्रपोजल रखा तो उसने कहा भैया जिस घर की आप बात कर रहे हो वो हमारी औकात से बाहर है, हम इतना खर्चा कैसे कर पाएंगे, इसलिए हमने बात चलाना उचित नहीं समझा। बड़े भाई ने कहा अरे तुझे क्यों चिंता करता है, इसकी तू क्यों चिंता करता है, तेरी बेटी मेरी बेटी नहीं है क्या? मैंने कभी तेरी बेटी को केवल तेरी बेटी नहीं माना, मेरी बेटी नहीं है, मैंने हमेशा उसे एक बेटी के रूप में देखा है। बस मैं तुझसे कुछ नहीं कहता, तू जा और एक बार देख तुझे लड़का पसंद है या नहीं, घर या वर पसंद, घर और वर पसंद है या नहीं, बाकी सब काम मेरा है, तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बाकी सारा काम मेरा है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब क्या था, बड़ा भाई और इतना बड़ा संबल। कहा ठीक है भैया आप जो कहते हो मैं करता हूँ, लेकिन मेरे पास मेरी पोजीशन आपको पता है। बोले तेरे को कुछ मत देखना, तुझे कुछ नहीं देखना, मैं हूँ ना, मैं संभालूंगा। उनने देखा, वो संबंध तय हुआ और उस व्यक्ति ने 15 दिन पहले घर से बाहर जाकर उसने पूरा कारोबार, पूरा विवाह का कार्यक्रम संभाला और आलीशान तरीके से विवाह के कार्य को संपन्न किया। उसके भाई और उसकी धर्मपत्नी उससे अभिभूत हो गए। ये कार्यक्रम चला और आपको बताऊं 6 महीने 8 महीने बाद बड़े भाई की धर्मपत्नी को कुछ लंग्स में प्रॉब्लम हुई और बीमारियां हुई। उसे इलाज कराने के लिए उसी महानगर में जाना था जहां वो रहता था। वो गई और वहां उसके भाई और बहू ने जो देवरानी ने जो सेवा की उसने अभिभूत कर दिया। उसने कहा महाराज जी हम आज जानते हैं कि सेवा का फल क्या होता है। जब हमारे पति इसमें खर्चा कर रहे थे तो मुझे कष्ट होता था कि ये व्यर्थ में क्यों कर रहे हैं, उनके लिए इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत, अपने भी तो बच्चे हैं। पर आज मुझे लगता है ये जो हमने किया ये बहुत कम किया, जो हमें मिला है वो करोड़ों खर्च करके भी नहीं पाया जा सकता। ये कोई किस्से नहीं है, जीवन के यथार्थ हैं। हमें ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, जरूरत हो कोऑपरेशन करो, एक दूसरे को कोऑपरेट करो। वो किसी भी रूप में हो सकता है। घर में भी अगर कोई काम पड़ गया तो कोऑपरेट करो, उसका काम वो करे, मेरा काम मैं करूं, ठीक है। लेकिन जरूरत पड़ जाए तो तेरा काम भी मैं कर दूं, सबका काम भी मैं कर दूं। लेकिन कहाँ, आजकल तो तब सुन करके बड़ा आश्चर्य होता है जब एक युवक ने मुझसे आके कहा महाराज मेरी धर्मपत्नी कहती है कि मेरी शादी तुमसे हुई है, तुम्हारा सब काम करूंगी, पर तुम्हारे माँ बाप का मैंने ठेका नहीं लिया है। अब बोलो ऐसे को क्या बोलूँ। मेरी शादी तुमसे हुई है, मैं तुम्हारा सब काम करूंगी, पर तुम्हारे माँ बाप का मैंने ठेका नहीं लिया है। जिनकी ऐसी मानसिकता, उनके साथ क्या मतलब रह गया विवाह का। विवाह तो हमारे परिवार और समाज की धुरी है जिसके बल पर सहजीवन और परस्परता जैसे मूल्यों को आगे बढ़ाया जा सकता है। जब वही खंडित हो जाएगा तो बचेगा क्या। ये बिगड़ती हुई सोच का विकृत परिणाम है। इसके प्रति हमें बहुत बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और उसी अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम एक दूसरे का पूरा सहयोग करें, कोऑपरेशन होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना,
हमारा जीवन एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। कब कौन काम आ जाए कोई पता नहीं। आज तुम दूसरों के काम में आओगे तो कल दूसरा तुम्हारे काम में आ सकता है। आज तुम जिसको एकदम व्यर्थ समझते हो कल वो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इस बात को भूलना नहीं। इसलिए जब तक साधन संपन्न हो, अनुकूलताएं जहाँ जिसको जैसी जरूरत हो कोऑपरेट करें। कोऑपरेशन में कोई कोताही न रहने दें, ये बहुत बड़ी जरूरत है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता उचित नहीं। और आखिरी बात है कंट्रीब्यूशन, हमारा योगदान। सहयोग ऊपरी होता है लेकिन कंट्रीब्यूशन जो होता है वो उससे ऊपर। मैं कंट्रीब्यूट करूं समाज के लिए, समाज का मेरे जीवन के निर्माण में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो मुझे चाहिए कि मैं समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करूं। मेरे परिवार का मेरे जीवन के निर्माण में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो मुझे चाहिए कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करूं। अगर मैं मुनि हूं, मेरे जीवन के निर्माण में मेरे गुरु का और मेरे संघ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने संघ के लिए, मैं अपने गुरु के लिए कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करूं। ये भाव मन में आता है? थोड़ा सोचो, तुम्हारे जीवन के निर्माण में तुम्हारे समाज की कोई भूमिका है कि नहीं है? हाँ है? बोलो, समाज ने क्या दिया हमको? हम तो महाराज खुद माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, अपनी मेहनत से पढ़ लिख कर खड़े हुए, और आज जो कुछ भी किए हैं हम सेल्फ मेड हैं। क्या है? सेल्फ मेड है। समाज ने कुछ दिया कि नहीं दिया? बोलो, हाँ क्या दिया? हाँ, मान सम्मान तो इसलिए दिया क्योंकि हमारे अंदर एबिलिटी थी। एक भिखारी को कौन पूछता है? फटीचर भरा घूमता रहता है। समाज का मेरे जीवन में कोई योगदान नहीं है। क्या है? क्या है? हाँ, बहुत सुंदर। समाज का सबसे बड़ा योगदान हमारे जीवन के लिए यही है कि ये समाज है जिसके कारण आज हम एक सभ्य नागरिक बन सके हैं, एक अच्छे इंसान बन सके हैं। हमारे जीवन के निर्माण में समाज का सबसे बड़ा योगदान है। अगर समाज हमारे साथ नहीं होता, हमारे इर्द गिर्द समाज नहीं होता, समाज का लिहाज नहीं होता, हमारे अंदर सामाजिक सरोकार नहीं होते, संस्कार नहीं होते, तो आज लुच्चे लफंगे आवारा अपराधी बनकर घूमते फिरते। बोलो, है तुम पर ये योगदान? बोलो, एहसास करते हो कि मेरे जीवन के निर्माण में समाज का योगदान है, तो समाज को योगदान देना मेरी जिम्मेदारी है। कभी मन में ख्याल आता है? शायद नहीं। और यही मनुष्य के जीवन की बड़ी दुर्बलता है। अगर मेरे जीवन के निर्माण में समाज का योगदान है, तो मेरी जवाबदेही है कि मैं समाज के निर्माण में अपना योगदान दूं। ये हमेशा मन में भाव होना चाहिए ताकि मैं समाज को आगे बढ़ा सकूं। मैं एक स्थान पर था, एक सामाजिक कार्यक्रम था, और वहां के एक बहुत बड़े एडवोकेट थे। वो एडवोकेट मतलब बड़े लब्ध प्रतिष्ठित, मध्य प्रदेश की ही बात है, स्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ। और मध्य प्रदेश में एक नामी वहाँ के कांग्रेस कमेटी के वे लीगल एडवाइजर भी थे, बड़ी अच्छी हैसियत वाले। मेरे पास आए, लोगों ने कहा महाराज जी इनको इस कार्य में जोड़ना बहुत अच्छा होगा। मैंने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, आंखें भर आई। बोले महाराज मैंने बहुत अभावों में पढ़ा है, समाज ने मुझे पढ़ा करके बड़ा किया है, मेरे ऊपर समाज का बहुत बड़ा ऋण है। आज आप मुझे जिस काम के लिए जोड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ मेरे कर्जे को उतारने में एक छोटा सा कारण बनेगा। मैं जरूर करूँगा, मैं जरूर करूँगा, मैं जरूर करूँगा।